सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि हालिया वाक़यात से एक बार फिर साबित होता है कि किस तरह से बाज़ मुलाकातें 7 पर्दों में छुपी रहती हैं और बाज़ की तशहीर करके मर्ज़ी के मानी पहनाए जाते हैं। ये खेल अब बंद हो जाना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो आज से अपनी जमात को हिदायत जारी कर रहे हैं कि आईने पाकिस्तान के तकाज़ों और ख़ुद मुसल्लह अफ़वाज को अपने हल्फ की पासदारी याद कराने के लिए आइंदा हमारी जमात का कोई रुकन इनफरादी, जमाती या ज़ाती सतह पर अस्करी और मुतालिका एजेंसियों के नुमाइंदों से मुलाकात नहीं करेगा। कौमी दिफा और आइनी तकाज़ों के लिए ज़रूरी हुआ तो क़यादत की मंजूरी से ऐसी हर मुलाकात एलानिया होगी और इसे खुफिया नहीं रखा जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाहनवाज रांझा का कहना है कि तब्दीली की हवाएं चलने को तैयार हैं। बहुत जल्द वज़रा का भी एहतसाब होगा। बाज़ वज़रा फारिग भी होंगे। उनकी ये गुफ्तगू आज रात 10:05 पर प्रोग्राम दस्तक में नशर की जाएगी। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द हुकूमत के अपने वज़रा के ख़िलाफ़ एहतसाब का अमल शुरू होगा। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द हुकूमत में बैठे हुए कुछ ऐसे लोग जो इस निज़ाम को और रियासत पाकिस्तान के लिए ख़तरा साबित हो रहे हैं, उन मुशीरों को फारिग किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिन में पाकिस्तान की सियासत का एक नया रुख होगा। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि शेख रशीद साहब जो है वो सिक्योरिटी रिस्क है। मतलब इस हवाले से आप भी कुछ कहना चाहेंगे राजा साहब? क्योंकि शेख साहब से मोहब्बत तो आपकी भी है। सिक्योरिटी देखें, बात यह है कि जो बंदा भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को डिस्क्लोज करेगा वो सिक्योरिटी रिस्क है। अच्छा, और मैं आपको बता देता हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब भी सिक्योरिटी रिस्क हो चुके हैं, शहजाद अकबर साहब भी सिक्योरिटी रिस्क हो चुके हैं, और मेरे ख्याल से शेख रशीद साहब भी हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने दवाइयाँ महंगी करने की नई मंतक बता दी है। इसी पर बात करते हैं माहिर इक़्तिसादियात फ़ारूक सलीम से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप इस नई मंतक पर? हुकूमत जो है वो मैनेजमेंट ठीक नहीं कर पा रही, उसकी गवर्नेंस के फेलियर हो रहे हैं। तो जो मार्केट में ताकतें बैठी हैं जो सप्लाई करने वाली हैं, चाहे वो आटे के सप्लायर हों, चाहे वो अद्वियात के सप्लायर हों, चाहे वो चीनी के सप्लायर हों, तो फिर वो मार्केट को कब्जे में कर लेती हैं, हुकूमत की पॉलिसी को कब्जे में कर लेती हैं और गैर मुनासिब किस्म के मुनाफे जो हैं वो अवाम की जेब से निकल के उन कंपनियों की जेब में मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं। अद्वियात के हवाले से मैं नहीं जानता हूं कि डिमांड सप्लाई की क्या पोजीशन है। चीनी और आटे के हवाले से हमने देख लिया कि चीनी बहुत अवेलेबल थी पाकिस्तान के अंदर, उसकी कीमतें नीचे जानी चाहिए थी, जिसमें प्योरली हुकूमत की मैनेजमेंट, हुकूमत की गवर्नेंस, हुकूमत की फैसला साजी जो है उसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसी तरह हमने आटे का हाल भी यही देखा, जबकि 26 मिलियन टन मुल्क के अंदर प्रोड्यूस हो गया था, आटे की कीमत नीचे आनी चाहिए थी। अद्वियात में भी कुछ इसी किस्म का मामला लग रहा है कि यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड की कंडीशन तो वही है जो साल भर पहले थी, लेकिन यहाँ मामला हुकूमत की मैनेजमेंट और हुकूमत की गवर्नेंस का कहीं फुकदान। बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब आपका। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल समेत मुतादिद अशिया महंगी कर दी गई। कुकिंग ऑयल 17 रुपये और ब्रांडेड घी की फ़ी किलो कीमत में 4 रुपये का इजाफा कर दिया गया। शैम्पू, लाल मिर्च और कपड़े धोने वाला साबुन भी महंगा हो गया। इसी बारे में इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट देखते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल 17 रुपए फी लीटर तक, जबकि ब्रांडेड घी की कीमत में 4 रुपए फी किलो तक का इजाफा कर दिया गया है। ब्रांडेड शैम्पू की कीमत में 9 रुपए से लेकर 20 रुपए तक का इजाफा किया गया है। 90 मिलीग्राम शैम्पू की बोतल 99 रुपए से बढ़कर 98 रुपए तक की हो गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दूध, कॉफी और टी वाइटनर की कीमत में भी इजाफा किया गया है। ब्रांडेड दूध के 1 लीटर का पैक 5 रुपए तक महंगा कर दिया गया है। बच्चों के लिए सीरियल्स की कीमत में 20 रुपए से लेकर 38 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स की लाल मिर्च की कीमत में 30 रुपए से 205 रुपए तक का इजाफा किया गया है। कपड़े धोने का साबुन 4 रुपए से 35 रुपए तक महंगा कर दिया गया है। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया। बिजली भी महंगी हो गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में 1 रुपये 62 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी।
बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 162 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कयानी से। अवैस कयानी, तो बिजली भी महंगी हो गई है। जी, नेपरा ने अपना फैसला सुना दिया है और जो 2019-20 की सेमाई एडजस्टमेंट की मद में ₹1.62 फी यूनिट जो है वो इजाफा दिया गया है और इसका इम्पैक्ट जो है वो 162 अरब रुपए का बनता है अगर इसकी मंजूरी दी जाती है और वफाकी हुकूमत की तरफ से। इसका जो इतलाक है वो वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा और अगर इसका इतलाक हो जाता है तो फिर 2018-19 की जो एडजस्टमेंट्स ली जा रही हैं वो फिर कट ऑफ हो जाएंगी और नई एडजस्टमेंट जो है वो लागू होंगी। लेकिन ये बताया जा रहा है नेपरा की तरफ से कि ये इम्पैक्ट जो है उस वक्त जाएगा जब सार्फिन पर पास ऑन किया जाएगा वफाकी हुकूमत की तरफ से, और वफाकी हुकूमत अगर इसका नोटिफिकेशन करती है तो 162 अरब रुपए का जो इजाफी बोझ है वो 10 तकसीम कार कंपनियों के सार्फिन को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी ठीक है अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया आपका। और सर्दियों में गैस की किल्लत भी शदीद होगी। हुकूमत ने खबरदार कर दिया। नदीम बाबर का कहना है कि सुई सदरन को भी गैस नहीं दे सकेगी क्योंकि उसको भी किल्लत का सामना होगा। और खराब होगी। अब हम और मजीद LNG कुछ दे सकते हैं, लेकिन एक मिनट के लिए जरा बात समझें कि इस वक्त जो शॉर्टेज है कराची में या सारे सुई सदरन सिस्टम में, दिसंबर और जनवरी में जब सर्दियां आ जाएंगी तो ये शॉर्टेज 250 से बढ़ के तकरीबन 400 पे चली जाएगी। सुई नॉर्दर्न के सिस्टम में भी तकरीबन 300-350 की शॉर्टेज होगी। सो हमारे लिए उस वक्त ये भी मुमकिन नहीं होगा कि हम सुई से कुछ गैस डिवर्ट कर सकें सुई सदरन की तरफ। गैर मुल्की सफीरों, डिफेंस अताशी और आलमी इदारों के नुमाइंदों ने कंट्रोल लाइन पर जौरा सेक्टर का दौरा किया। DGISPR ने बताया कि भारत पाबंदी के बावजूद LOC पर क्लस्टर एमुनेशन का इस्तेमाल करके शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। भारत की कंट्रोल लाइन पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की जा रही है। गैर मुल्की सफीरों, डिफेंस अताशियों और आलमी इदारों के नुमाइंदों ने LOC जोरा सेक्टर का दौरा किया। इस मौका पर DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने सफारती नुमाइंदों को ब्रीफिंग दी। DGISPR ने बताया कि भारत ने 30 और 31 जुलाई को नीलम वैली में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल शहरी आबादी पर किया। आलमी पाबंदी होने के बावजूद भारतीय फौज बच्चों और शहरियों पर क्लस्टर बम इस्तेमाल कर रही है। इस मौका पर भारत की जानिब से फेंके गए क्लस्टर बमों के टुकड़े सफारतकारों को दिखाए गए। DGISPR का कहना था कि कश्मीर की सूरत हाल के बायस पूरा खित्ता खतरात से दो चार है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ब्रीफिंग में बताया कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने के लिए इश्तियाल अंगेजियां कर रहा है। मसले का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक निकाला जाना चाहिए। DGISPR ने बताया कि साल रवा में भारत ने 2333 बार सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जिसमें 18 शहरी शहीद हुए। पाक फौज जवाबी कार्रवाई में सिर्फ भारतीय फौज की चौकियों को निशाना बनाकर पेशा वाराना फोर्स होने का मुकम्मल सबूत देती है। LOC पर भारतीय जारहीत दुनिया भर में बेनकाब हो गई। तुर्क सफीर का कहना था कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत हल होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन की सफीर ने कहा कि तमाम तर सूरत हाल खुद देखी, बल्कि मुतासरीन से भी बात हुई। जनूबी अफ्रीका के हाई कमिश्नर और ईरानी नायब सफ़ीर अली मोहम्मद सुरखाबी ने उम्मीद का इजहार किया कि मसला कश्मीर का हल जल्द निकलेगा। I would only repeat what my president, Mr. Erdogan, Turkish president, has 2 days ago put in front of the whole world in the UN General Assembly. Kashmir issue is a burning issue and there should be a solution to this issue within the line of UN Security Council resolutions, dialogue between Pakistan and India, and of course taking into account of the will of the Kashmiri people. I'm here at the line of control during an organized visit for ambassadors to see to the situation here. I'm basically here to see and listen to the explanations. I'm very pleased, first of all, that the ISPR had organized this and invited us. I'm grateful that I have now seen the victims. Many things that is happened in Kashmir, inshallah that Kashmir is solved. We supported the people of the Kashmir. मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों को चुन चुन कर निशाना बनाने लगी है। नामवर वकील बाबर कादरी को श्रीनगर में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके शहीद कर दिया।
ایڈوکیٹ بابر قادری نے ٹیلی ویژن پروگرام میں پاکستان زندہ باد اور ہندوستان مردہ باد کے نعرے لگائے تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کے خلاف بھی مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا تھا، جنہیں سری نگر میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا ہے۔ مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں پاکستان سے محبت کرنے والوں کو چن چن کر نشانہ بنانے لگی ہے۔ نامور وکیل بابر قادری کو سری نگر میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا ہے۔ بھارت میں 11 پاکستانی ہندو شہریوں کی ہلاکت پر پاکستان میں ہندو کمیونٹی سراپا احتجاج ہے اور ملک بھر سے ہندو برادری کے قافلے اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں۔ اس سلسلے میں ایک قافلہ اسلام آباد بھی پہنچ گیا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے جائیں گے ڈپلومیٹک انکلیو تب بھی جو بڑھیں گے وہ بھی پرامن طریقے سے جائیں گے اور کسی ایمبیسی کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ ہمارا موقف کلیئر ہے کہ ہم انڈین ایمبیسی کے چوگٹ بیٹھیں گے اور انڈین ایمبیسی کو ہمیں بتانا ہے کہ ہندو کمیونٹی اپنے 11 لوگوں کے خون کا حساب مانگ رہی ہے کہ آپ اس وقت جس اندھ کے گھوڑے کے اوپر جہاں پہ کھڑے ہیں وہ آپ اس کے آگے اندھیرا آپ کے لیے ہے، اس کے آگے روشنی۔ ہوش کے ناخن لیں، فری اور فیئر انویسٹیگیشن اس کی ہونی چاہیے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے، بلال ورک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال، ملک بھر سے قافلے ہندو کمیونٹی کے اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں، کتنی بڑی تعداد میں ہندو اب تک وہاں پہنچ چکے ہیں اور اسٹریٹجی کیا ہے ان کی؟ جی بالکل، سندھ پاکستان میں ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی ایک ہی خاندان کے 11 افراد کو بے دردی سے انڈیا میں قتل کر دیا گیا، جس کے بعد جو ہے احتجاج کی کال دی گئی اور اس وقت جو ہے وہ ڈپلومیٹک انکلیو کے بعد باہر جو ہے اب سے کچھ دیر بعد احتجاج ریکارڈ کیا جائے گا۔ اس وقت جو ہے تعداد جو پہنچی ہے اسلام آباد، اس وقت 26 نمبر چنگی پر جو ہے وہ ابھی جمع ہو رہے ہیں اور 600 سے 700 تعداد بتائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ براستہ کشمیر ہائی وے سے اسلام آباد انٹر ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے ڈپلومیٹک انکلیو کے باہر جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ اس وقت جو ہے وہ تعداد ان کی 600 سے 700 بتائی جا رہی ہے اور بھی قافلے جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اور بھی قافلے ان کو تھوڑی دیر میں جوائن کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کشمیر ہائی وے سے اسلام آباد انٹر ہوں گے اور ڈپلومیٹک انکلیو کے باہر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پہ دھرنا بھی دیں گے۔ بلال ورک، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر نے پشاور کا پہلا دورہ کیا۔ کرسٹن ٹرنر کا کہنا تھا کہ برطانوی امداد سے خیبر پختونخوا کے عوام کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں مدد کر رہی ہیں۔ برطانیہ اور خیبر پختونخوا کے درمیان مزید تعاون کے مواقع دیکھ کر خوشی ہوئی۔ Salamuna. I'm here on my first visit in Peshawar, where for 10 years UK Aid has been transforming lives and livelihoods. I'm very excited about the opportunity for further collaboration between the UK and Khyber Pakhtunkhwa province for 3 reasons. First of all, to support basic services in health and education and build resilience against things like COVID and against flooding. Second is to support peace, where with the start of peace negotiations in Doha on Afghanistan, we have a real opportunity to build greater regional connectivity and trade and work together against spoilers and enemies of peace. Third is to support inclusion and diversity, to ensure women are part of the economy and girls have a full 12 years of education. If we collaborate together on all of these areas, we'll build greater economic development, greater investment and more jobs. Dera Manana, Daktai. ملتان میں اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و اہل بیت علیہم السلام مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ مارچ میں پاکستان بھر سے جید علماء کرام شریک ہوئے۔ مارچ کے شرکاء نے توہین کے حوالے سے جامع قانون سازی کا مطالبہ کیا۔ ملتان میں عظمت صحابہ و اہل بیت مارچ کے شرکاء ریلی کی صورت میں کچہری چوک پر پہنچے، جہاں جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ اپنے خطاب میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمیشہ دنیا میں مظالم کے خلاف کھڑا ہوا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانے والے شرپسندوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ قاری حنیف جالندھری کا کہنا تھا کہ توہین اہل بیت اور صحابہ کرام کے حوالے سے جامع قانون سازی ہونی چاہیے۔ علامہ حامد سعید قاسمی کا کہنا تھا کہ بیرونی طاقتیں پاکستان میں انتشار چاہتی ہیں، لیکن دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں۔ مارچ کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान ने करीमाबाद से मज़ार कायद तक कराची मार्च रैली निकाली। रैली में हज़ारों की तादाद में कारकुन शरीक हुए। शुरका से खिताब में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक बार फिर अलग सूबे का मुतालबा कर दिया। बोले, अपने हुकूक लेकर रहेंगे, अलग सूबा तो बनेगा, नाम तुम सोच लो, जोग्राफिया हम तय कर देंगे। खैरपुर, दादू, लाड़काना कराची पे राज करें, कराची के लोगों को हक हुक्मरानी नहीं मिलेगी। हमने कहा था कि इलेक्शन के 30-35 साल के नताइज इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि इस शहर को इस शहर के लोगों की तरह चला। सिंध के शहरी इलाकों, शहरी सिंध सूबा या जुनूबी सिंध सूबा या मतरूका सिंध सूबा, सूबा तो बनना है, नाम तुम तय कर, जुग्राफिया हम तय करेंगे।